ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग। दौलत की वजह से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह दरअसल उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। ये किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। कृत्रिम मेधा के समानांतर कसौटी पर विवेक। एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी मशीनों या सॉफ्टवेयर बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और समस्याओं को हल कर सकें और निर्णय ले सकें। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर को स्मार्ट बनाने की कला को एआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम मेधा यानी कि एआई ने जिस तेजी से दुनिया को बदला है और उसने औद्योगिक और इंटरनेट क्रांति की स्मृतियों को ताजा कर दिया। कभी कल्पित विज्ञान का विषय मानी जाने वाली यह तकनीक आज हमारे मोबाइल फोन, कार्यालयों, अस्पतालों, न्यायालयों और विद्यालयों तक पहुंच चुकी है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल जिस स्तर पर होने लगा, उसी यह पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में कक्षाओं का स्वरूप, शिक्षण की पद्धति और सीखने की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं रहने वाली है। मगर प्रत्येक तकनीकी क्रांति अपने साथ एक मूलभूत प्रश्न भी लेकर आती है। क्या हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं या फिर धीरे धीरे तकनीक हमारी बौद्धिक स्वतंत्रता को संचालित करने लगी है? यही सवाल आज शिक्षा जगत के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। और इसमें दो राय नहीं कि कृत्रिम मेधा ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आज एक विद्यार्थी घर बैठे विश्व स्तरीय अध्ययन सामग्री तक पहुंच सकता है, कठिन वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल भाषा में समझ सकता है, विदेशी भाषाएं सीख सकता है और अपनी कमजोरियों का विश्लेषण भी कर सकता है। दूसरी ओर शिक्षक भी एआई की सहायता से पाठन योजनाएं तैयार करने, विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने में समर्थ हो रहे हैं। यदि एआई का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो यह शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने का सशक्त माध्यम बन सकती है। मगर यहीं से इस परिवर्तन का दूसरा पक्ष भी सामने आता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना अर्जित करना नहीं, बल्कि चिंतन, तर्क, विवेक और व्यक्तित्व का विकास करना है। यदि किसी विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कुछ ही क्षणों में मिल जाए तो क्या वह प्रश्नों से जूझने का धैर्य विकसित कर पाएगा? यदि निबंध परियोजनाएं और शोध कार्य कृत्रिम मेधा के भरोसे तैयार होने लगे तो मौलिक चिंतन और सृजनात्मकता का भविष्य क्या होगा? दरअसल शिक्षा की वास्तविक शक्ति उत्तर में नहीं, बल्कि उस बौद्धिक यात्रा में निहित होती है जो उत्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति स्वयं तय करता है। यदि यह यात्रा समाप्त हो गई तो शिक्षा केवल सूचना संग्रह का माध्यम बनकर रह जाएगी। ऐसे में यह मान लेना कि एआई शिक्षक का स्थान ले सकती है, वास्तविकता से कोसों दूर है। एक मशीन तथ्यों का संकलन कर सकती है मगर चरित्र का निर्माण नहीं। वह भाषा सिखा सकती है मगर संवेदनशीलता नहीं। वह जानकारी दे सकती है पर प्रेरणा नहीं। शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाता, बल्कि विद्यार्थी के भीतर जिज्ञासा, आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिक दृष्टि का विकास भी करता है। शिक्षा का सबसे जीवंत पक्ष मनुष्य के बीच का संवाद है, जिसे कोई एल्गोरिथम प्रति स्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए एआई को शिक्षा का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सहयोगी मानना ही विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है। अभी हमारी अदालत ने भी कहा ना कि इससे आप देखते हैं कि क्या सहयोगी मानिए एआई को, इसे विकल्प ना मानने लग जाइए। हालांकि चुनौती केवल यहीं तक सीमित नहीं है। कृत्रिम मेधा का विस्तार शिक्षा में एक नई सामाजिक असमानता को भी जन्म दे सकता है। महानगरों के विद्यार्थियों के पास उच्च गति का इंटरनेट, आधुनिक उपकरण और डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं, और जबकि देश के अनेक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का अभाव है। यदि भविष्य की शिक्षा एआई पर आधारित होगी और तकनीकी संसाधनों तक पहुंच असमान बनी रहेगी तो यह अंतर केवल डिजिटल नहीं रहेगा, बल्कि यह अवसरों और रोजगार और सामाजिक प्रगति के बीच गहरी खाई में बदल सकता है। इसलिए एआई के युग में डिजिटल समानता केवल
क्या डिजिटल समानता केवल तकनीकी प्रश्न नीति का प्रश्न नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है का विषय है। एक गंभीर चिंता उभर रही है डेटा की सुरक्षा एवं निजता की। एआई आधारित मंच विद्यार्थियों की अध्ययन शैली, व्यवहार, सुरुचियों और व्यक्तिगत जानकारी का विशाल भंडार तैयार कर रहे हैं। शिक्षा का डिजिटलीकरण तभी सार्थक होगा जब इन सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। यदि यह डेटा व्यवसायिक हितों का साधन बन गया या साइबर अपराधों का शिकार हुआ तो तकनीक पर समाज का विश्वास डगमगा जाएगा। इसलिए एआई के विस्तार के साथ कठोर डेटा सुरक्षा कानून, पारदर्शी नीतियां और उत्तरदायी नियामक व्यवस्था अनिवार्य हो जाती हैं। और आज भी हमारी परीक्षा प्रणाली का बड़ा हिस्सा रटने लिखने उत्तरों और अंक केंद्रित मूल्यांकन पर आधारित है। ऐसी व्यवस्था में एआई का दुरुपयोग रोकना लगभग असंभव है। आवश्यकता इस बात की है कि मूल्यांकन की दिशा बदली जाए। परियोजना आधारित अध्ययन, समस्या समाधान, मौखिक प्रस्तुतियां, अनुसंधान, समूह चर्चा और प्रयोगात्मक गतिविधियां शिक्षा के केंद्र में आए। जब विद्यार्थी की सफलता उसकी स्मरण शक्ति से अधिक उसकी समझ, विश्लेषण और सृजनात्मकता से आंकी जाएगी, तभी कृत्रिम मेधा सीखने का प्रभावी उपकरण सिद्ध होगी। सरकार, शिक्षण संस्थान और समाज, इन तीनों की भूमिका इस परिवर्तन में समान रूप से महत्वपूर्ण है। सरकार को डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करना होगा, शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी होगी तथा विद्यालयी शिक्षा में एआई साक्षरता और डिजिटल नैतिकता को समाहित करना होगा। शिक्षण संस्थानों को ऐसी शैक्षणिक संस्कृति विकसित करनी होगी जिसमें तकनीक का उपयोग हो मगर उस पर निर्भरता न हो। वहीं बच्चों को यह समझाना होगा कि तकनीक सुविधा का साधन है, बुद्धि का विकल्प नहीं। दरअसल किसी भी दौर की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होती है कि उसने कौन सी तकनीक विकसित की है, बल्कि यह होती है कि उसने उस तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया। कृत्रिम मेधा का उपयोग शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए किया गया तो यह सबसे बड़ी शैक्षणिक क्रांति सिद्ध हो सकती है। मगर यह तकनीक यदि मौलिक चिंतन, बौद्धिक परिश्रम और नैतिक उत्तरदायित्व का स्थान लेने लगी तो यह उपलब्धि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। और इसलिए आज आवश्यकता तकनीक से भयभीत होने की नहीं, बल्कि उसके प्रति विवेकपूर्ण दृष्टि विकसित करने की है। शिक्षा का लक्ष्य ऐसे विद्यार्थी तैयार करना नहीं हो सकता है जो केवल कृत्रिम मेधा का कुशल उपयोग करना जानते हो। उसका उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना जो प्रश्न पूछ सकें, तर्क कर सकें, असहमति व्यक्त कर सकें, सर्जन कर सकें और नैतिक निर्णय ले सकें। यही वे गुण हैं जो मनुष्य को मशीन से अलग करते हैं। यदि तकनीक के साथ मानवीय संवेदना, नैतिक विवेक और स्वतंत्र चिंतन का संतुलन बना रहा तो कृत्रिम मेधा शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मगर सुविधा के आकर्षण में यदि हम विचार की स्वतंत्रता का मूल्य भूल बैठे तो आने वाली पीढ़ियां ज्ञान से संपन्न अवस्थ होंगी, लेकिन बुद्धिमत्ता से नहीं। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके कृत्रिम मस्तिष्कों में नहीं, बल्कि उसके जागरूक, विचारशील और संवेदनशील नागरिकों में निहित होती है। इसलिए शिक्षा में कृत्रिम मेधा का स्वागत अवश्य होना चाहिए, पर उसके साथ मानवीय विवेक की मशाल भी उतनी ही प्रज्वलित रहनी चाहिए। क्या प्रज्वलित रहना चाहिए? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। और देखिए, कोई भी इस तरह की तकनीक आती है उसके तो पॉइंट व्यू से देखा जाता है। एक तो उपयोग होता है, एक दुरुपयोग होता है। और जब दुरुपयोग बढ़ने लगता है जब चिंता होने लगती है। समझ रहे हैं आप? विकास का पाठ, या आप देखिए किसी भी राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत नींव उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का प्रत्येक बच्चा विद्यालय तक पहुंचे, नियमित रूप से अध्ययन करे और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करे। इसलिए अब केवल 100% नामांकन ही पर्याप्त नहीं, बल्कि 100% ठहराव शून्य, ड्रॉप आउट यानी बीच में एक भी बच्चा स्कूल ना छोड़े, इसे राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। और क्वालिटी की शिक्षा भी हो। और सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, जग जाहिर है हमारे यहाँ। अभी अमेरिका के बारे में पढ़ रहा था, वहाँ कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है, मैं तो यहीं से, देखिए वहाँ तो मैं नहीं गया, लेकिन यहीं से मैंने पढ़ा वहाँ के बारे में कि सरकार पूरा खर्च उठाती है बच्चों का। शिक्षा में जो भी किताबें रहती हैं बच्चों को वही देते हैं। और फिर जब उनका वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, साल खत्म होता है ना, अंत में वो किताबें वापसी ले ली जाती हैं और अगले साल जो बच्चे आते हैं ना उस क्लास में उन्हें दे दी जाते हैं। तो कहते हैं इससे माँ बाप पर बोझ नहीं पड़ता है ज़्यादा, आसानी से वो शिक्षा पा लेते हैं, वहाँ शिक्षित हो लेते हैं। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, एक बार किताबें ली फिर उसका अगले साल कोई मतलब ही नहीं रहा। और वो आप देखते हैं कि सरकार जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनकी खूब मनमानी चलती है और खूब महंगी रहती हैं। आप देखेंगे किताबें।
हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर जारी रिपोर्ट में झारखंड से एक अत्यंत उत्साहजनक समाचार सामने आया। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-15 में झारखंड में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 6.41% थी, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 0 हो गई। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर यह दर 23.2% से घटकर केवल 3.5% रह गई। यह उपलब्धि केवल झारखंड की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का विषय है, और इससे यह सिद्ध होता है कि अगर सरकार, प्रशासन, विद्यालय और समाज मिलकर योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें तो बीच में स्कूल छोड़ने जैसे गंभीर समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। ये आप देखिए, यह है झारखंड। रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। बिहार से अलग करके राज्य बनाए गए थे। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा उसे विद्यालय में बनाए रखने पर विशेष बल देती है। इसके बावजूद देश के सामने आज भी विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की समस्या गंभीर बनी हुई है। अगर सकल नामांकन अनुपात यानी GER के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो यह चिंता और बढ़ जाती है। कक्षा 6 से 8 तक GER लगभग 90.9% है, जबकि कक्षा 9-10 में यह घटकर 79.3% रह जाती है। कक्षा 11वीं और 12वीं तक पहुंचते पहुंचते यह केवल 56.5% रह जाता है। स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में बच्चे विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। यह स्थिति शिक्षा के साथ साथ देश के सामाजिक और आर्थिक विकास से भी जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सहित विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि बच्चों के स्कूल छोड़ने के अनेक कारण हैं। गरीबी, बाल श्रम, बाल विवाह, प्रवासी मजदूर, परिवारों का लगातार स्थान परिवर्तन, विद्यालयों की दूरी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी और शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव इसके प्रमुख कारण है। झारखंड की सफलता यह संदेश देती है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और सामाजिक सहभागिता के साथ आए तो परिवर्तन संभव है। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित उन सभी राज्यों में विशेष अभियान चलाए जाएं जहां विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या अभी भी चिंताजनक है। बीच में स्कूली पढ़ाई छोड़ने की समस्या पर काबू पाने के लिए सबसे पहले विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना होगा। प्रत्येक बच्चे के लिए पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक सुरक्षित, आकर्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। सरकारी विद्यालयों की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सबको पता है कि सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है। सरकारों को भी पता है, अधिकारियों को पता है, और हमें आपको भी पता है। लेकिन वही है कि हम लोग कौन सुधार करे। समस्याएं हैं लेकिन समाधान कौन करे? कोई समाधान करना भी नहीं चाहता है। विद्यालयों में पर्याप्त कक्षाएं, प्रशिक्षित शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, अलग शौचालय तथा डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। जहां विद्यालय नहीं है वहां नए विद्यालय स्थापित किए जाएं और आवश्यकता के अनुसार छात्रावासों का निर्माण किया जाए। विशेष रूप से बालिकाओं के लिए सुरक्षित छात्रावास और सुगम परिवहन की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अनेक बालिकाएं केवल दूरी और सुरक्षा के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे बच्चों के लिए वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र, लचीली अध्ययन व्यवस्था तथा सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है। स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समाज की भागीदारी से ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से फिर जोड़ा जा सकता है। नामांकन के बावजूद कोई बच्चा लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसके अभिभावक से संपर्क करके विद्यालय छोड़ने के कारणों का समाधान खोजना चाहिए। अगर किसी कारणवश कोई बच्चा विद्यालय छोड़ देता है तो उसकी वापसी भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, सेतु पाठ्यक्रम और आप देखिए अतिरिक्त अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए, और जिससे वे बिना किसी संकोच के फिर अपनी कक्षा के अनुरूप अध्ययन प्रारंभ कर सकें। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए विशेष प्रयास आवश्यक हैं। ऐसे क्षेत्रों में सामुदायिक साक्षरता केंद्र, लचीले समय की अध्ययन कक्षाएं तथा विशेष शिक्षण केंद्र संचालित किए जा सकते हैं, जहां बच्चे अपनी परिस्थितियों के अनुसार पढ़ाई जारी रख सकें और इससे उनका विद्यालय से संबंध बना रहेगा। भविष्य में उनकी नियमित शिक्षा भी बाधित नहीं होगी। विकसित भारत का निर्माण केवल आर्थिक प्रगति से नहीं होगा, इसके लिए शिक्षित, कुशल, संवेदनशील और जागरूक नागरिकों का निर्माण आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक अभिभावक और पूरे समाज को यह संकल्प लेना होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।
झारखंड से यह सिद्ध कर दिया कि बीच में स्कूल छोड़ने की दर को शून्य करना कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। यह उपलब्धि पूरा देश हासिल कर सकता है। अब समय आ गया है कि हर बच्चा विद्यालय में, हर बच्चा शिक्षा में और कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं केवल एक नारा न रहकर राष्ट्रीय संकल्प बने। विकसित भारत की यात्रा का सबसे सशक्त आधार यही होगा। और शिक्षा मूलभूत जरूरत भी है सबकी। और आप देखिए बच्चे पढ़ेंगे तो भविष्य है देश का, और आप देखते हैं कि बोझ भी नहीं बनेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं। ये आप देख लीजिए, छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है। जिम्मेदारी का दायरा, आमतौर पर किसी हादसे के बाद उसके कारणों पर बात होती है। सरकार मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसी गठित करती है, मगर उसके बाद शायद ही कभी कारणों के तमाम पहलुओं के आधार पर हादसों से निपटने के लिए कोई व्यापक कार्य योजना बनती है। उसे एक नियमन की तरह देखा जाता है। लगभग सभी दुर्घटनाओं और उनकी जांच रिपोर्टों को एक खास घटना के दायरे में समेट कर देखा जाता है। हमारे यहाँ कोई भी दुर्घटना होती है, फिर कोई कमेटी बना दी जाएगी, जांच की कमेटी बना दी जाएगी, फिर उसकी रिपोर्ट क्या आती है, उससे सीखा क्या है हम लोगों ने भूल जाते हैं, हम सब कुछ मालूम ही नहीं चलता है। फिर उसी तरह की कोई दुर्घटना होती है, फिर हम लोग जाग जाते हैं। जबकि सबसे जरूरी यह होना चाहिए कि किसी हादसे के बाद उसके कारणों को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसा दोबारा ना हो। एक अहम पहलू यह भी कि हमारे यहाँ हादसों के बाद संवेदना जाहिर करने से लेकर सवाल उठाने तक मैं तो कमी नहीं की जाती, लेकिन उसके बचाव के पूर्व इंतजामों को लेकर शायद ही कभी गंभीरता दिखाई जाती है। यही वजह है कि एहतियाती उपायों की अनदेखी आखिर किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है और उसमें जान माल की क्षति होती है। कुछ समय पहले दिल्ली और लखनऊ की दो अलग अलग घटनाओं ने इस मसले पर सरकारी महकमों की उदासीनता, लापरवाही की एक अघोषित तौर पर चलती रहने वाली उस व्यवस्था को उजागर किया जो ऐसे हादसों की मूल वजह है। दरअसल दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक इमारत में लगी आग में फंसने के बाद जहां 21 लोगों की जान चली गई, वहीं लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में इसी तरह की घटना में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई। निश्चित तौर पर इसके लिए उन इमारतों के प्रबंधन की जवाबदेही बनती है, लेकिन सवाल है कि जिन लापरवाहियों या खामियों की वजह से बेभयावर हादसे हुए उनकी जांच करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी। कायदे से इसलिए कि उन सरकारी महकमों और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिनका दायित्व है कि वे समय समय पर इन इमारतों में अग्निशमन से लेकर बचाव इंतजामों की जांच करें। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और लखनऊ में आग लगने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को नगर निकायों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन न करने वाले शीर्ष अधिकारी अब व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अदालत की यह टिप्पणी बेहद अहम है। हादसों के बाद सिर्फ भवन निर्माताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि घटना वाले क्षेत्र के अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है। यह छिपा नहीं कि किसी इमारत में आग लगने की वजह से अगर लोग मारे जाते हैं तो उसकी मुख्य वजह बचाव के इंतजामों को ताक पर रख देना होता है। मसलन अचानक आग लगने की स्थिति में उससे बचने के लिए वैकल्पिक निकास की ठोस व्यवस्था न होना लोगों की जान जाने की सबसे बड़ी वजह होगी। आजकल कई इमारतों में सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम के नाम पर डिजिटल दरवाजे लगा दिए जाते हैं जो हादसे की स्थिति में काम करना बंद कर देते हैं और उसमें लोग फंसकर मारे जाते हैं। सवाल है कि अग्निशमन से लेकर बचाव के तमाम उपायों को सख्ती से लागू कराना किसकी जिम्मेदारी है। और इसलिए यह बिल्कुल उचित सवाल है कि केवल इमारतों के मालिकों या फिर प्रबंधकों को कटघरे में खड़ा करना काफी नहीं है, बल्कि हादसों की मुख्य जड़ यानी संबंधित महकमे और शीर्ष अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी का इलाज करना जरूरी है। दावे और हकीकत, राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते अमूमन यह माना जाता है कि दिल्ली में समूची व्यवस्था अन्य शहरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगी। सरकार और स्थानीय प्रशासन के दावों में भी यही झलकता है, लेकिन चिंता की बात है कि जब हकीकत सामने आती है तब भी उसमें सुधार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण बारिश के दिनों में दिल्ली की रफ्तार थम जाना। हर साल राजधानी के बासिंदों को जलभराव और यातायात अवरुद्ध हो जाने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में समग्र विकास के आश्वासनों के साथ सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन समस्याओं का संजाल अभी भी कमोबेश वैसा ही बना हुआ है। यही वजह है कि बीते गुरुवार को मानसून की पहली तेज बारिश में ही कई जगह सड़क तालाब बन गए, यातायात ठप हो गया और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। सवाल है कि बरसात से पहले संबंधित महकमे की ओर से जिन पूर्व तैयारियों का भरोसा दिलाया जाता है वे समय आने पर कहां गायब हो जाती हैं। कहने को राष्ट्रीय राजधानी में हर साल मानसून के
आगमन से काफी पहले समस्याओं से निपटने की औपचारिक तैयारी शुरू हो जाती है। इसके तहत मुख्य रूप से छोटे बड़े नालों, सड़क किनारे जल निकासी के लिए बनी नालियों की सफाई करनी होती है, मगर इन तैयारियों का अधिकांश कार्य कागजों तक ही सीमित रहता है। जाहिर है कि सरकार की का जोर व्यवस्था को सुधारने पर कम और दावों पर ज्यादा रहता है। यह बात छिपी नहीं है कि दिल्ली में जल भराव की समस्या पर सियासत भी खूब होती है। इस बार भी सत्ता पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि पिछली सरकार के कार्यकाल के मुकाबले जल भराव का संकट काफी कम हुआ है। वही विपक्ष का कहना है कि 2-3 चिन्हित स्थलों को छोड़कर बाकी जगह का हाल जस का तस बना हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार तुलनात्मक सुधार का हवाला देकर अपनी पीठ थपथपाने के बजाय समस्या की गंभीरता पर ध्यान केंद्रित करे और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि लोगों को बारिश में किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। और देखिए, ये है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ में जो कहानी है उसकी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।